हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट ऑर्डर 11। ऑर्डर 11 टॉक्स अबाउट डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब आपको एक लाइन समझ में आएगी कि कैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है, पार्टीज कैसे आती हैं। देन फर्स्ट हियरिंग के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट विल ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 30 ऑर्डर 11 से रिलेटेड है। सो लेट्स कवर दिस टॉपिक ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सो अंडर दिस ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, दे विल क्या करेंगे? विद कोर्ट्स परमिशन, ये याद रखिएगा, थ्रू कोर्ट परमिशन प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस लिखेंगे जो जिनसे वो नेक्स्ट पार्टी से आंसर पूछना चाहते हैं, ठीक है। एंड अदर वन हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट। सो बट दिस फ्रेमिंग पार्टी जो फ्रेम कर रही है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो, दे हैव टू मेक एप्लीकेशन टू द कोर्ट वेयर कोर्ट हैव टू गिव हिज रिप्लाई अबाउट दीज विद इन 7 डेज। तो कोर्ट्स की परमिशन के बाद जो रिप्लाई होगा कोर्ट का, उसको विद इन 7 डेज अपना रिप्लाई देना है कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो दूसरी पार्टी से पुट कर सकते हैं। वेदर सच इंटेरोगेशन या क्वेश्चंस बी अलाउड टू द अदर पार्टी फॉर आंसर्स और नॉट। द क्वेश्चन मस्ट बी लाइक स्कूल एग्जामिनेशन वेयर नो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ में आया? जैसे आपके क्वेश्चन पेपर स्कूल में आते हैं ना, एक सब्जेक्ट का है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको टीचर ने पहले सिलेबस बता दिया है उसी को आप प्रिपेयर करके जाते हो। सेम थिंग यहाँ पर होगी। यू कैन नॉट आस्क आउट ऑफ सिलेबस। द सेम वे जो फ्रेमर पार्टी होगी, दे कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन आउट ऑफ द केस और इररेलेवेंट केस। सो इफ कोर्ट थिंक्स दैट सच क्वेश्चन विल हेल्प द कोर्ट और मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम, एक कंक्लूजन, एक जजमेंट पे आने पे टाइम की भी वेस्टेज बढ़ जाएगी और डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा, देन दैट बी अलाउड। ओके, सो नाउ द रिप्लाइंग पार्टी जो होगी, दे कैन रिप्लाई दोज क्वेश्चंस और मे से सच क्वेश्चंस आर स्कैंडलाइजिंग और नॉट रेलिवेंट वन, वी डोंट वांट टू आंसर दैट, ठीक है। अगर पार्टी ये कहना चाहती है तो ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस रूल वाइज दिस ऑर्डर 11। रूल 1 क्या बात करता है? क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटेरोगेटरीज फ्रॉम वन पर्सन और मोर than one and also can specifically name a person who shall be answerable to such question in a note. ओके, पर्टिकुलर जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है तो जो इंटेरोगेटरीज होंगी, मीन्स कोई भी पार्टी, वो किसी भी पर्सन से या फिर किसी पर्सन मीन्स जो डिफेंडेंट कैटेगरी में आएगा, डिफेंडेंट से या मोर देन वन पर्सन से वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। और अगर उनको स्पेसिफिकली किसी पर्सन से पूछना है तो वो उनको स्पेशल नोट मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नॉट मोर देन one interrogatory be sent without court's permission, no irrelevant question, same set of interrogatories of same purpose can't be sent to the other party. ओके, रूल 2 बात करता है इंटेरोगेटरीज बी फर्स्ट डिपॉजिट इन कोर्ट बिफोर सेंडिंग द अदर पार्टी। मीन्स जो इंटेरोगेटरीज होंगी, मीन्स इंटेरोगेटरीज इज हियर क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट कोर्ट में टेक 7 days टाइम टू चेक दोज क्वेश्चंस, राइट। ये हमारा रूल 2 कहता है कि टाइम चाहिए कोर्ट को, वो रिप्लाई करेगी विद इन 7 days। देन कमिंग टू द रूल 3, अगर इरेलीवेंट फैक्ट पर इंटेरोगेटरी सबमिट हो गई है और फॉर डिले इन सूट, देन सच कॉस्ट बी बियर्ड बाय द पार्टी इन फोल्ड। अगर आपने ऐसा सच क्वेश्चन कोई पूछा है जिससे कोई डिले हो रहा है या कोर्ट को लैक ऑफ टाइम हो रहा है, देन कोर्ट विल charge a fee or a like as a fine to the defaulting party. Then rule 4 says interrogatories or questions be in scheduled form. ओके, उनका एक स्केड्यूल फॉर्म होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन लिखा जाएगा, ये आपका रूल 4 बात करता है। रूल 5 कहता है पार्टीज टू होम इंटेरोगेटरीज बी सबमिटेड, मीन्स ऐसी पार्टीज, यहाँ पर जो मैं इंटेरोगेटरीज वर्ड यूज कर रही हूँ बच्चे, दिस इज क्वेश्चन, इसका अदर नेम है क्वेश्चन, नॉट द पार्टी हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, राइट। सो जो इंटेरोगेटरीज हैं जिसको सबमिट किए करोगे आप, वो कोई कॉर्पोरेशन है, देन इट इज टू बी गिवन टू इट्स मैनेजर। कोई कंपनी है तो आपको उसके मैनेजर को हैंड ओवर करना है।
Parties to whom interrogatories be submitted and if they don't want to answer such question, कोई किसी का आंसर नहीं देना चाहते हैं, the grounds can be not executed bona fidely, या कोई vexatious question है, irrelevant question है, frivolous question है, तो ये उनका complete right है, वो आंसर नहीं भी दे सकते हैं. इंटेरोगेटरीज कैन बी सेट असाइड टू, आप उनको आंसर नहीं देना चाहते तो आप सेट असाइड कर सकते हैं. कौन से ग्राउंड्स पे? यही जो मैंने बताया है, इरेलीवेंट है, फ्रीवलेस है, बोनाफाइडली फ्रेम नहीं किए गए हैं. बट फॉर दिस द अदर पार्टी हैज टू मेक एप्लीकेशन विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग सच. जैसे ही आपको वो क्वेश्चन मिले हैं, आपको विद इन 7 days एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि वी वांट टू सेट असाइड दिस इंटेरोगेटरीज एंड वी डोंट वांट टू आंसर दीज along with reasons. Coming to rule 8, rule 8 बात करता है interrogatories be answerable by affidavit. अब कोई जो एफिडेविट के थ्रू आंसर करना है किसी क्वेश्चन का जिसमें एफिडेविट की नीड है, उसको आप विद इन 10 days आंसर कर सकते हैं. रूल 9 सेज एफिडेविट फ्रॉम बी इन स्केड्यूल्ड ऑफ सीपीसी. जैसे सीपीसी में स्केड्यूल किया गया है उसी के थ्रू आपको फ्रेम करना पड़ेगा. Rule 10 says that objection can't be raised on the ground of insufficiency of affidavit. अगर किसी ने एफिडेविट में कुछ इनसफिशियंसी दिखाई है या अदर पार्टी जो क्वेश्चन फ्रेम कर रही है जिनको पर्टिकुलर आंसर चाहिए वो ये कह दे कि जो एफिडेविट है वो इनसफिशियंट है, तो ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा. Rule 11 talks about if interrogatories are not answered by party, then court will issue the directions to such answers, and if answered, then issue the directions for further details of answer. ठीक है, बाय चांस आपने कोई आंसर नहीं बोला है या आंसर नहीं दिया है, बट इफ कोर्ट वांट्स कि आप उनका आंसर दो, देन कोर्ट क्या करती है, कोर्ट विल गिव सच डायरेक्शंस कि आपको आंसर देना पड़ेगा और फिर फर्दर आंसर की भी डिटेल्स आपसे मांग सकती है. एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए क्या है कि डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट इज नॉट डिस्क्लोजिंग द केस. व्हाई? ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट्स. देन नाउ प्लेंटिफ वांट्स टू डिस्कवर द डॉक्यूमेंट, और उसको चाहिए प्लेंटिफ को वो डॉक्यूमेंट. नाउ प्लेंटिफ क्या करेगा, विल अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट. देयर कोर्ट ईदर रिफ्यूज हिज एप्लीकेशन, या तो रिफ्यूज कर देगी, और क्या बोल देगी, डिसीजन इज ओनली व्हेन कोर्ट थिंग्स प्रोडक्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलिवेंट, या ये बोल देगी कि नहीं उनको ये नहीं चाहिए, जब तक हमें नीड ही नहीं है, सो इज नॉट रेलिवेंट. और at this stage if court thinks that such discovery of document if produced will not affect the proceeding of the suit, तो वो मना भी कर सकती है. but if court thinks that discovery of the document is necessary, भाई हमें चाहिए वो document for the disposal of the case, then defendant will be given direction, उसको direction देगी on the basis of plaintiff application to produce the document. now here defendant will produce the document without any affidavit, अगर वो affidavit के बिना भी उस document को submit कर देगा. so when we are talking about document here, it will have two parts. एक होता है डॉक्यूमेंट, मैं लिख देती हूँ जो ये डॉक्यूमेंट्स है, देखिए यहीं पर ही कर देती हूँ. वन इज द प्रिविलेज्ड document and the other one is the non privileged. privileged document कौन से होते हैं, जिन पे no application of discovery of documents allowed, आप उनको कोई application नहीं दे सकते. non privileged means application of discovery of document is allowed. now which document is privileged one and which one is not is decided by court. and now if defendant is saying that particular document is privileged one and plaintiff cannot apply for its discovery, मीन्स प्रिविलेज कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते कोर्ट में कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में चाहिए, और नॉन प्रिविलेज वो होते हैं जिसमें नो नीड टू गिव एनी एप्लीकेशन और आप उनको मंगवा सकते हैं. सो अगर डिफेंडेंट कह रहा है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड वन है और इस पर प्लेंटिफ का कोई राइट नहीं बनता कि वो एप्लीकेशन में डाले कि उसको ये डॉक्यूमेंट डिस्कवर करना है, then defendant has to give information about the documents regarding which there is objection through affidavit. उसको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी एक एप्लीकेशन के थ्रू बताना पड़ेगा कि ये प्रिविलेज्ड है और ये नॉन प्रिविलेज्ड है, राइट? तो इसको ध्यान से समझिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बहुत इजी ऑर्डर है. अगर एक बार स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको पूरा ऑर्डर इजीली समझ आ जाएगा. रूल 14 बात करता है दैट प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, here court by suo motu to any party can give direction. कोर्ट अपनी मर्जी से कह सकती है किसी पार्टी को to produce any document. if court thinks that by this it will help in the disposal of the suit, तो बिल्कुल कोर्ट के पास राइट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कभी भी मंगवा सकती है.
Rule 15 says inspection of documents that referred in pleadings. जो pleadings में document है उनकी inspection, either party can make application to inquire the document of other party that they have referred in their pleading. जिसने pleading में by chance plaintiff ने अपनी plaint में कोई document mention किया कि मेरे पास ये document है, तो defendant next hearing में ये अप्लाई कर देगा या एफिडेविट डाल देगा कि मुझे प्लेंटिफ का वही डॉक्यूमेंट एक बार चाहिए, आई वांट टू इंस्पेक्ट examine that document. Then coming to rule 16, rule 16 says notice to produce. Rule 16 बात करता है notice to produce. So इसमें क्या है, when notice is given by one party to the other for product of documents या production of the documents, then other party have to produce it within 10 days. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला रूल 14 में वो किसी भी कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन के लिए मंगवा सकती है, तो दूसरी पार्टी के पास मीन्स बाई चांस प्लेंटिफ की डॉक्यूमेंट को मंगवाया तो प्लेंटिफ के पास टाइम है विद इन 10 डेज एंड अदर पार्टी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट इट कैन बी चेक्ड विद इन 3 डेज. इंस्पेक्शन इज डन एट प्लीडर्स ऑफिसर में इंस्पेक्शन होती है. ओके राइट. Rule 18, where other parties not produce documents after all this, court will give instruction or direction for that production. राइट, ये तो बता दिया कि कोर्ट लास्ट में बोल सकते हैं कि आप लेकर आइए डॉक्यूमेंट, क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं. कमिंग टू 19, इफ डॉक्यूमेंट इज बिजनेस बुक, कोई बिजनेस बुक है, देन दैट पार्टी कैन प्रोड्यूस या वेरीफाइड कॉपी ऑफ दैट, उसकी वेरीफाइड कॉपी को प्रोड्यूस कर देगी. रूल 20 इज प्री मैच्योर इंस्पेक्शन. प्री मैच्योर इंस्पेक्शन क्या होती है, रूल 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्री मैच्योर इंस्पेक्शन, इसमें क्या बोला गया है दैट इफ एनी पार्टीज राइट ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड ऑन एनी इशू ऑफ केस, किसी केस के किसी इशू से डिपेंड करता है किसी पार्टी का राइट, देन कोर्ट विल फर्स्ट डिसाइड, उस इशू को डिसाइड करेगी, उस इशू को डिसाइड करने के बाद देन गिव डायरेक्शन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, भी अब वो डॉक्यूमेंट लेकर आइए. ठीक है, कई बार होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस होते हैं, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको कोई फर्दर डॉक्यूमेंट पे जो इशू चल रहा है पहले उसको सेटल करना पड़ेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट का जब इशू सेटल हो जाएगा फिर उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप नेक्स्ट इशू को सॉल्व करेंगे. सो दैट इज प्री मैच्योर इंस्पेक्शन. Coming to rule 21, it says facts of non-compliance with the order of discovery of documents and interrogation. ऐसे नॉन कॉम्प्लायंस करना ऐसे ऑर्डर का जिसमें डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का बात की गई हो. इफ नॉन कंप्लाई बाय प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ नहीं कंप्लाई करता है, सूट वहीं पर क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड, कि आप बात नहीं मान रहे हैं और आपके सूट को डिसमिस किया जाता है एंड इट इज रेस जुडिकाटा. इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगी. ग्राउंड क्या है, फॉर द वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, आप चाहते हो कि आपको वो चाहिए. एंड इफ नॉन कॉम्प्लायंस डिफेंडेंट करता है देन कोर्ट विल स्ट्रक आउट इट्स डिफेंस, उसके डिफेंस को सुनेगी ही नहीं और एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स कर देगी. कमिंग टू रूल 22, रूल 22 बात करता है वट एवर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस और इंटेरोगेशन जो भी हैं आर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, देन पार्टी कैन यूज दैट एज एविडेंस फॉर ट्रायल ऑफ द सूट. जब ट्रायल चलेगा तो उसमें आप उन डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं. रूल 23 एंड द लास्ट वन, ईदर पार्टी माइनर हो या डिसेबल्ड हो, देन ऑर्डर 11 विल अप्लाई एज इन केस ऑफ मेजर या डिसेबल जो एबल पर्सन होता है, सेम वे इन पर भी अप्लाई होगा. Right, so order 11 is now completed from my side. I have explained each and every rule to you. Important, very important one, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन कैसे होती है, क्या क्या क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं, क्वेश्चंस का अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप दूसरे की डॉक्यूमेंट्स को या जो उन्होंने बात की है उनको वेरीफाई करवाना चाहते हो, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स के केस में क्या होता है, नॉन प्रिविलेज क्या होता है, प्री मैच्योर इंस्पेक्शन, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड क्लियरली. स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, comment below, we will discuss. Stay tuned and keep watching, keep sharing. Thank you.